Hello everyone. This is your next pillar D1, which is of insurance, pension, and financial inclusion. Let's start with the first topic, which is insurance. What is insurance? See, insurance policy is a debt instrument, एक legal contract है. कोई भी डेथ या डैमेज हो रही है उसके अगेंस्ट हम एक इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसको बोल देते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी. सो इट इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट और लीगल कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द इवेंचुअलिटीज ऑफ डेथ और डैमेज. इंडेमनिफिकेशन क्या होता है? किसी भी चीज को या किसी भी इंसान को, समवन और समथिंग, किसी को हम इंश्योर करा रहे हैं और उसके बदले में कॉम्पनसेशन देना अगर वो चीज अकर हो जाती है, अगर वो डेथ हो जाती है या कोई लॉस हो जाता है उस चीज के अगेंस्ट, तो उसके लिए हम किसी कॉम्पनसेशन जब दे रहे हैं तो उसे बोल देते हैं इंडेमनिफिकेशन. ठीक है. दो पार्टी होती है इन कॉन्ट्रैक्ट्स में. किसी भी जब ये जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है, दो तरीके की पार्टी होती है. एक होता है इंश्योर्ड, जिसको हम क्लाइंट कहते हैं, जिसको जो इंश्योरेंस ले रहा है. एक होता है इंश्योरर, जिसको अंडरराइटर बोलते हैं, जो इंश्योरेंस दे रहा है. ठीक है. बैंक का इंश्योरेंस क्या होता है, हमने कल भी अभी लास्ट वीडियोस में भी देखा था. सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट. ठीक है, जब बैंक बेच रही है. और इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज कौन कौन आते हैं बीच में? एजेंट्स हैं, ब्रोकर्स है, बैंकर सेलिंग इंश्योरेंस, जिसको बैंक का इंश्योरेंस कहते हैं, सर्वेयर है, लॉस असेसर से कह दिया, और थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये सारे के सारे कौन है? जो बैंक के इंश्योरेंस के इंटरमीडियरीज है. ठीक है. अब हम बात करते हैं इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स. कौन कौन से प्रिंसिपल्स है? ये कुछ 4-5 प्रिंसिपल्स हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं. पहला है यूबेरिमा फाइट्स. इसको बोलते हैं गुड फेथ हाइड नथिंग. कुछ भी मत छुपाओ, सब बता दो. इंडेमनिटी मतलब रियल लॉस होगा, इमेजिनरी नहीं. आपने सिचुएशन बना लिया, ऐसा हुआ है, सब हुआ है. इमेजिनरी सिचुएशंस पे लॉस नहीं कॉम्पनसेट किया जाएगा, सिर्फ रियल लॉस पे ही किया जाएगा जो दिख रहा है. सब्रोगेशन होता है कि इंश्योरर रिकवर कर सकता है नेग्लिजेंट थर्ड पार्टी से. अगर थर्ड पार्टी की वजह से कोई लॉस हुआ है या किसी डैमेज हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, तो थर्ड पार्टी से रिकवर कर सकते हैं इंश्योरर. क्रॉस प्रोक्सिमा हो गया डायरेक्ट लॉस लिंक. कोई लॉस, मान लीजिए मैंने इंश्योरेंस लिया था फायर इंश्योरेंस और आग लग गई, तो डायरेक्ट उसी चीज से हुआ है ना, तो डायरेक्ट लॉस लिंक इसे बोलते हैं क्रॉस प्रोक्सिमा. जिसका इंश्योरेंस था उसी का ही, उसी वजह से ही वो प्रॉब्लम, वही प्रॉब्लम आई है मेन. ठीक है. तो डायरेक्ट लॉस लिंक. इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है? अगर रिस्क एक्स नहीं हुआ, देन क्लाइंट सेम पोजीशन में. मान लीजिए रिस्क एक्स यानी कि मान लीजिए फायर, फायर नहीं हुई तो मैं अभी भी वैसी ही हूँ जैसी मैं पहले थी. और अगर रिस्क रिस्क एक्स हो गया, मतलब आग लग गई, तो मेरी तो बैड पोजीशन में मैं आ गई हूँ. राइट. तो इसको बोलते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट. एग्जाम्पल, आई डेंट विन लॉटरी, इट इज नॉट इंश्योरेबल इंटरेस्ट. ठीक है, इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, बट अगर मैं जीत जाती हूँ तो मेरे लिए अच्छा है ना. तो ये हो गया इंश्योरेबल इंटरेस्ट. या अब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया. इंडिया की हिस्ट्री क्या है इंश्योरेंस को लेके. बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस वाज द फर्स्ट विदेशी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. ये आपको पता होना चाहिए. एंड दे डिड नॉट चार्ज एक्स्ट्रा प्रीमियम ऑन इंडियन क्लाइंट्स. ठीक है. 1938 में इंश्योरेंस एक्ट आया फॉर टफर रेगुलेशंस. 1948 टू 49 में आरबीआई ने नेशनलाइज हुआ. 1955 में एसबीआई नेशनलाइज हुआ. 56 में एलआईसी ने टुक ओवर अराउंड 245 प्राइवेट ओन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी के अंडर आ गई. 1969 में नेशनलाइजेशन हुआ 14 प्राइवेट बैंक्स का. 72 में जीआईसी एक्ट आया, जनरल इंश्योरेंस एक्ट, एंड इट्स 4 सब्सिडरीज टुक ओवर 107 प्राइवेट ओन जनरल इंश्योरेंस कंपनी. 1980 नेशनलाइजेशन ऑफ 6 प्राइवेट बैंक. 1991 से 1998 में नरसिम्हा कमिटी आई. ये आपको पहले भी बता चुका मैं, पहले हमने लेक्चर्स में देखे थे. उसके बाद एक मल्होत्रा कमेटी है जो 1993 में आई, जो आपको पता होनी चाहिए, विच इज प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज वर अलाउड एंड एफडीआई को लिबरलाइज कर दिया. ठीक है. प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को बोल दिया गया कि वो भी अब इंश्योरेंस कंपनीज खोल सकती है. तो ये आपको पता होना चाहिए. अब हम देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस के कुछ टाइप्स होते हैं. होल लाइफ लॉन्गर पॉलिसी होती है, एग्जाम्पल 35 से 40 साल के लिए. एंडोमेंट शॉर्टर होती है, 10 से 20 साल. टर्म लाइफ बहुत शॉर्ट होती है और बहुत ही कम इसमें प्रीमियम भी होता है. यूएलआईपी हमने कल भी देखा था, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, जिसमें थोड़ा पैसा कहाँ जा रहा है? इंश्योरेंस के पास, थोड़ा म्यूचुअल फंड के पास. एलआईसी ऑफ इंडिया 1956 में जब आया, तो टू टेक क्यों आया था? टू टेक ओवर और नेशनलाइज द प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. फिर एलआईसी एक्ट आ गया 1956. 2018 में एलआईसी मेजोरिटी शेयर होल्डर बन गया इन इडबी बैंक. 2021 में गवर्नमेंट रिटायरमेंट एज ऑफ एलआईसी चेयरमैन को, गवर्नमेंट की जो रिटायरमेंट एज है एलआईसी चेयरमैन के लिए जो थी एज, वो बढ़ा दी गई है, 60 से 62 ईयर्स कर दी है. एलआईसी ने लॉन्च किया एक आनंदा ऐप फॉर इंश्योरेंस एजेंट्स. ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. और एलआईसी एक स्टैचुरी बॉडी है, स्टैचुरी कंपनी है. ठीक है, अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. समझ आ गया? तो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए. या सॉरी. नेक्स्ट इज पीएम स्कीम्स फॉर लाइफ इंश्योरेंस एंड एक्सीडेंटल जनरल इंश्योरेंस 2015. एज लिमिट है इसमें 18 से 15 साल. विद बैंक अकाउंट होना चाहिए इंडिया में. एनआरआई भी एलिजिबल है, बट पेमेंट किस में होगी? सिर्फ रूपी करेंसी में होगी.
परचेज कहाँ से किया जाएगा? फ्रॉम LIC, कहीं भी LIC और कोई भी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से हम ये ले सकते हैं। ये जो प्राइम मिनिस्टर स्कीम है लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल जनरल इंश्योरेंस के लिए, प्रीमियम जाता है हर साल का 436 पर पर्सन। 1 ईयर टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस यानी कि नो डेथ नो मनी रिटर्न। अगर डेथ नहीं हुई तो पैसा नहीं मिलेगा, अगर डेथ हुई तो ही पैसा मिलता है। रिटर्न में क्या है? कोई भी तरीके की डेथ अगर होती है तो 2 लाख रुपए का रिटर्न मिलता है। ठीक है, ये तो थी प्राइम मिनिस्टर की कोई स्कीम। जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके या नेक्स्ट आता है जनरल इंश्योरेंस। देखिए जनरल इंश्योरेंस क्या होता है? कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी जो लाइफ इंश्योरेंस के अलावा है, एनी अदर पॉलिसी अदर देन लाइफ इंश्योरेंस इज कॉल्ड जनरल इंश्योरेंस। जैसे कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, फायर थेफ्ट, मरीन एंड व्हीकल इंश्योरेंस। ठीक है। 1948 में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन किसके अंदर आती है? ये लेबर मिनिस्ट्री के अंदर थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने एक ये ESIC आया जिसमें क्या करना चाहा? टू प्रोटेक्ट द सेलेक्टेड कैटेगरी ऑफ वर्कर्स, कुछ सेलेक्टेड कैटेगरी ऑफ वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये आया गया 1948 में, विच इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, विच इज अंडर व्हाट? लेबर मिनिस्ट्री। 1957 में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, विच इज ECGC of India under the Commerce Ministry gives insurance cover to exporters and credit guarantee to bank NBFC who loan to exporters। जो भी एक्सपोर्टर्स को लोन वगैरह देते हैं उनको क्या मिला? इंश्योरेंस कवर दे दिया गया है। और ये किसके अंदर आता है? अंडर कॉमर्स मिनिस्ट्री। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। 1961 में DICGC एक्ट आया। बैंक मस्ट बाय कि बैंकों को डिपॉजिट इंश्योरेंस खरीदना है। ऑल्दो जनरल नॉट कंसीडर्ड अ जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन टेक्स्ट बुक सेंस, बट देखो टेक्स्ट बुक सेंस में इसको जनरल इंश्योरेंस नहीं बोलते क्योंकि डायरेक्टली इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेचा जा रहा है इंडिविजुअल और बिजनेसमैन को, बट वैसे बैंक को खरीदना पड़ता है डिपॉजिट इंश्योरेंस। किससे? DICGC। ठीक है। 1972 में जनरल इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन एक्ट आया। 107 प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ले ली गई थी बाय GIC और 4 सब्सिडरीज, नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया एंड ओरिएंटल, सबके सब GIC ने ले लिए थे। ठीक है, टेक ओवर कर लिए। 2002 में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने फॉर्म हुई विद फंडिंग ऑफ GIC से लेके एंड 4 अदर पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज एंड नाबार्ड, इन सब से लेके फंडिंग करके पैसा लेके एक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनी। ठीक है। नेक्स्ट आता है जनरल इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972। देखिए 5 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आई। मेजोरिटी शेयर होल्डिंग मतलब मिनिमम 51% तो थी अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। दिस रूल इज रिमूव नाउ। अब ये रूल हटा दिया गया है 51% वाला। जनरल इंश्योरेंस कौन कौन सी? वो 5 ऐसी थी जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आई थी। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। ठीक है। नेक्स्ट आता है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021। इट टू फैसिलिटेट द प्राइवेटाइजेशन ऑफ दीज पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ओन GIs। ठीक है, समझ आ रहा है? तो गवर्नमेंट ने क्या किया? ये प्राइवेटाइजेशन को फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट ओन जो भी पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट ओन GIs थे वो प्राइवेटाइज हो गए। मतलब कि जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल जो आया था वो इसलिए ही आया था प्राइवेटाइजेशन लाने के लिए ऑफ इन पब्लिक सेक्टर्स का, इन गवर्नमेंट जो भी ये गवर्नमेंट ये जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को ओन करती है उनके अंदर एक पब्लिक प्राइवेटाइजेशन लाने के लिए 2021 में अमेंडमेंट बिल आया था। अब हम बात करते हैं कुछ दो टर्म्स की। एक है सीजनल स्टैब्लिशमेंट। सीजनल स्टैब्लिशमेंट का होता है जब फैक्ट्री और शॉप इज नॉट वर्किंग फॉर होल ईयर, एक सीजनल के सीजन के हिसाब से काम कर रही है। इसके अंदर ESIC यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कवर्ड है। EPFO पेंशन नॉट ओपनली मेंशन, पूरी तरीके से मेंशन नहीं है। कैजुअल वर्कर्स कौन होते हैं? जब वर्कर्स एम्प्लॉयड हो रहे हैं कुछ दिन के लिए कुछ हफ्ते के लिए बाय द ओनर, बाय द बॉस, इसमें हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है और EPFO पेंशन भी दी जाती है। ठीक है। उसके बाद आता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर कौन होता है? जैसे कि जो अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, जैसे कि कॉबलर, ब्लैकस्मिथ, कारपेंटर, कूली, इनके अंदर इनको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता है बट EPFO पेंशन भी नहीं मिलता है। ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड हो गए वो लोग जो रजिस्टर्ड कंपनी, रजिस्टर्ड फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो इनको दोनों चीजें मिलती है। इनफॉर्मल वर्कर वो वर्कर जो प्रॉपर पेपर फॉर्मल जॉब कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में नहीं काम कर रहे, पेपर कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, तो इनको हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा और इनको EPFO पेंशन भी नहीं मिलेगा। बट फॉर्मल वर्कर होते हैं जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम कर रहे हैं तो इनको दोनों चीजें मिलती है। अब हम बात करते हैं ESIC है क्या? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो भी हमने ऊपर यहाँ पे देखा। ठीक है, ये होता है 1948 एम्प्लॉय स्टेट्स इंश्योरेंस एक्ट एंड इन 1952 ESIC वाज सेट अप अंडर द लेबर मिनिस्ट्री। ठीक है, 1952 में ये सेटअप किया गया।
और 1948 में ये आया। ईएसआईसी के अंदर क्या आता है, दोनों परमानेंट एम्प्लॉयज भी आते हैं, कैजुअल टेम्पररी एम्प्लॉयज भी आते हैं, जो एम्प्लॉय हुए हैं कुछ दिन और कुछ महीने के लिए, जो हमने अभी ऊपर देखा भी है चार्ट में, ये रहा। ठीक है, ये देखिए ये वाला, इसमें कवर्ड है ना ईएसआईसी। ओके, अब बात करते हैं सीजनल इंडस्ट्री और कैजुअल टेम्पररी वर्कर इन नॉन सीजनल। सीजनल इंडस्ट्री क्या होता है, जैसे कि फार्म लेबरर हो गए, सॉल्ट पैन वर्कर्स हो गए, मैरिज ऑर्केस्ट्रा, मैरिज केटरिंग वगैरह हो गए। ठीक है, ये एलिजिबल नहीं है ईएसआईसी के लिए। बट कैजुअल टेम्पररी वर्कर जो होते हैं वो जो नॉन सीजनल जॉब में काम करते हैं, एग्जाम्पल वर्कर एम्प्लॉयड इन न्यूज़पेपर फैक्ट्री फॉर 1 मंथ। तो न्यूज़पेपर कंपनी इटसेल्फ इज नॉन सीजनल, राइट? नॉन सीजनल ही तो है ये। नॉन सीजनल होती है न्यूज़पेपर कंपनी, आपको पता है पूरे टाइम चलता है, पूरे साल भर चलता है। बट वर्कर टेम्पररी हो सकते हैं, कोई 1 महीने के लिए आ रहा है, कोई 2 महीने के लिए आ रहा है, तो उनके लिए एलिजिबल है ईएसआईसी। समझ आ रहा है? तो टेम्पररी वर्कर जो नॉन सीजनल जॉब्स के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए एलिजिबल है ईएसआईसी, बट सीजनल इंडस्ट्रीज में नहीं है जो सीजनल है। समझ आ रहा है? नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज। एक होता है फिक्स्ड बेनिफिट, जो फिक्स्ड पेमेंट मिलती है गिवन डिपेंडिंग ऑन द इलनेस, फिक्स्ड अमाउंट है जो मिलेगा आपको। इंडेमनिटी बेस्ड होता है जो अप टू दी एक्चुअल हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट फ्रॉम द टोटल इंश्योर्ड सम। ठीक है, इसके बेसिस पे देखा जाता है। इसके अंदर भी 2 तरीके होते हैं, एक होता है कैशलेस पॉलिसी। कैशलेस पॉलिसी होता है जिसमें पेशेंट को बोल दिया जाता है कि ट्रीटमेंट होगी फ्री ट्रीटमेंट, बिना कैश के आप ट्रीटमेंट हो जाएगा आपका फ्री में। पेशेंट सिंपली गोज टू एन इम्पैनल हॉस्पिटल एंड देयर इज अ फ्री ट्रीटमेंट। नॉन कैशलेस होते हैं जिसमें पेशेंट को पहले देना पड़ता है बिल अपनी पॉकेट से, बाद में वो बिल अपना इंश्योरेंस कंपनी को देगा और इंश्योरेंस कंपनी बदले में उनको रिफंड दे देगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है निर्मया हेल्थ इंश्योरेंस फॉर पीएच, फिजिकल पर्सन विद डिसेबिलिटीज वालों के लिए निर्मया हेल्थ इंश्योरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। ये डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के अंदर आया है। ठीक है, किसने ये लॉन्च किया? बाय डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट बाय पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है पीएम जन आरोग्य योजना, पीएमजे 2018 में जो आया। ये एक फ्री इंश्योरेंस कवर है अप टू 5 लाख पर फैमिली फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, तो 5 लाख का कवरेज इसमें मिलता है। जितनी भी एग्जिस्टिंग डिसीज है फ्रॉम डे 1, सारी डिसीजेज में कवर्ड हो रही है। ऑल्सो कवर 3 डेज ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन भी है एंड 15 डेज ऑफ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस भी कवर करता है। कैशलेस है एंड पेपरलेस एक्सेस है। बेनिफिशियरीज यही है सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस टू लिमिट फैमिली साइज एंड नो लिमिट ऑन एज। ठीक है, कोई भी एज लिमिट नहीं है इसमें। बेनिफिशरीज को कितनी भी एज लिमिट वाले लोग इसमें ये बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, पीएमजे यानी कि पीएम जन आरोग्य योजना इम्प्लीमेंट हेल्थ मिनिस्ट्री, फिर नेशनल हेल्थ मिनिस्ट्री और स्टेट नेशनल तीनों लेवल पे ये इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, गवर्निंग बोर्ड विद द फॉलोइंग कॉम्पोजिशन। कौन कौन से कॉम्पोजिशन इसके अंदर आते हैं? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अंदर चेयरमैन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मेंबर्स के अंदर नीति आयोग सीईओ, एनएचए सीईओ एंड अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड एक्सपर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये इंप्लीमेंट किसने किया? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने। नेशनल, ये आपको पता होना चाहिए, हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016, नोडल मिनिस्ट्री कौन है? एग्री मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर। पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज एंड इम्पैनल प्राइवेट सेक्टर, तो दोनों मिलके ये कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज और प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी। अगेंस्ट व्हाट? नेचुरल कैलामिटीज, पेस्ट, डिसीज एंड प्रोटेक्ट बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर हार्वेस्ट। प्रीमियम फार्मर्स पे करते हैं अगेंस्ट द टोटल इंश्योर्ड सम। राबी विंटर क्रॉप में 1.5% का मिल रहा है, खरीफ में 2%, हॉर्टिकल्चर एंड कमर्शियल क्रॉप्स अदर देन ऑयल सीड एंड पल्सेस में 5% का मिल रहा है। प्रीमियम उनको देना पड़ता है। रिमाइंडर प्रीमियम इज पेड बाय यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, इट्स ऑप्शनल फॉर द स्टेट्स टू ज्वाइन। ठीक है, वॉलंटरी फॉर फार्मर्स, जरूरी नहीं है, वॉलंटरी अपनी मर्जी से लेना हो तो ले सकते हैं फार्मर्स। और स्टेट्स के लिए भी ऑप्शनल अगर उनको ज्वाइन करना है, बट यूनियन गवर्नमेंट तो ये प्रीमियम पे करती ही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है निर्विक स्कीम 2019 में जो आई थी, निर्यात ऋण विकास योजना, एक एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम है। किस क्यों आई थी ये? कि जो भी लेंडिंग लोन्स वगैरह दिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, उसमें एक इजीनेस आ जाए और क्रेडिट अवेलेबिलिटी पॉसिबल हो छोटे छोटे एक्सपोर्टर्स को, जिनको लोन मिलने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी इजीली अवेलेबल हो जाए। ठीक है, थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 चाहता है, क्या कहता है कि जितने भी मोटर व्हीकल्स है, ऑल द मोटर व्हीकल्स ओनर्स टू परचेज थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस उनको लेना चाहिए। डीटेरिफिकेशन क्या होता है? बेसिकली टैरिफ स्ट्रक्चर को हटा देना, यानी कि एक तरीके से कस्टमाइज कर देना कस्टमर्स का प्लान अकॉर्डिंग टू देयर इनकम। अगर मैंने बोला मेरी इनकम 10 लाख रुपए का मैं इंश्योरेंस बनवाना चाहती हूँ, मान लीजिए मैंने कहा मैं 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस बनवाना चाहती हूँ, तो मेरा जो इंश्योरेंस है वो 10 लाख के ऊपर हिसाब से प्रीमियम बना दीजिए। कोई बोल रहा है कि मुझे 5 लाख का बनवाना है, तो उसके हिसाब से उसका प्रीमियम चार्ज करिए। तो कस्टमाइज कर देना। ठीक है,
टैरिफ स्ट्रक्चर हटा देना जो फिक्स्ड कर रखा है सबके लिए, एक कस्टमाइज प्लान बना देना अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स नीड. तो इट मीन्स रिमूविंग द टैरिफ स्ट्रक्चर और फ्रीइंग अप द फिक्स्ड प्रीमियम contribution rate so that the insurance companies and take full operators are able to charge premium contribution that commensurate or correspond to the risk behavior of the consumer. ठीक है. नेक्स्ट आता है टाइटल इंश्योरेंस. टाइटल मतलब एक लीगल डॉक्यूमेंट जिसमें ये दिखा रहा है कि ये प्रॉपर्टी इस बंदे की है, शोइंग द ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी. टाइटल डिस्प्यूट यूजुअली कब होता है? जब मल्टीपल पर्सन कह रहे हैं भाई ये सेम लैंड बिल्डिंग मेरी है, तो टाइटल डिस्प्यूट तब होगा. तो टाइटल इंश्योरेंस प्रोटेक्ट करता है नए बायर को इन केस ऑफ एनी सच लीगल डिस्प्यूट्स कि ये प्रॉपर्टी इसकी ही है, टाइटल मिल जाता है तो वो फिर लीगल ऐसे डिस्प्यूट्स नहीं आते हैं, कोई और बंदा अपनी क्लेम नहीं कर सकता सेम प्रॉपर्टी को. ठीक है. क्लिनिकल ट्रायल लाइबिलिटी इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट द फार्मास्यूटिकल कंपनी फ्रॉम लीगल एक्सपेंस एंड लॉ सूट्स. कैटास्ट्रॉफ इंश्योरेंस क्या होता है? टू प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स. ठीक है. री इंश्योरेंस. डीआईसीजीसी एक्ट 1961 ने बोला कि बैंक्स को लेना है डिपॉजिट इंश्योरेंस फ्रॉम डीआईसीजीसी एक्ट. अभी हमने पीछे भी देखा था. सिमिलरली इंश्योरेंस एक्ट 1938 रिक्वायर्स कि इंश्योरेंस कंपनी री इंश्योरेंस ले. ठीक है. तो क्या इसी तरह इंश्योरेंस कंपनी क्या चाहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी भी एक री इंश्योरेंस ले ले, एक और इंश्योरेंस ले ले. प्रीवियसली ओनली एक जनरल इंश्योरेंस वाज द सोल री इंश्योरर, बट देन नॉर्म्स वर लिबरलाइज इन 2015. नाउ प्राइवेट री इंश्योरेंस भी Now private reinsurance companies allowed, even foreign reinsurers are permitted. ठीक है. तो री इंश्योरेंस हो गया. इंश्योरेंस कंपनी भी री इंश्योरेंस ले रही है. नेक्स्ट आता है एडाई. ठीक है. द इंश्योरेंस सेक्टर रेगुलेटर. ठीक है. अब हम इसमें बात करें तो 1996 में ये IRDA सेटअप हुआ था, स्टैचुटरी स्टेटस मिला था 1999 में. 2014 में उसका नेम चेंज हो गया इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम एडाई बोलते हैं. ठीक है. हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में है. आरबीआई और सेबी का हेडक्वार्टर का है मुंबई में. आपको ये साथ में पता होना चाहिए, इन सबके हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में ये चीजें पूछी जाती है. तो आरबीआई सेबी का तो हेडक्वार्टर मुंबई में है, बट एडाई का हेडक्वार्टर है हैदराबाद. टेन्योर है 5 और 65 ईयर्स ओल्ड. एडाई गिव सेपरेट लाइसेंस फॉर लाइफ, जनरल इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस कंपनीज. सेपरेट लाइसेंस मिलता है. पेनलाइज कर सकते हैं कंपनी को, सस्पेंड कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन. अपील अगर कहाँ करना है तो कहाँ पे करना होता है अपील? इसके लिए सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाके अपील करना होता है. इडाई मेंबर है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल का. ठीक है. डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स, DSII. देखिए ये वो होता है, इडाई क्या करता है, ऐसी कंपनीज की लिस्ट बनाता है, ऐसी बड़ी बड़ी बिग इंश्योरेंस कंपनीज की लिस्ट बनाता है जो बहुत मुश्किल है कि वो फेल होंगी. और अगर उनको लगता है कि भाई मतलब उनका फेल होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है इकोनॉमी के लिए, कि भाई अगर ये इंश्योरेंस कंपनी डूब गई, ये इंश्योरेंस कंपनीज अगर डूब गई तो इकोनॉमी में बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन आ जाएगा. तो ये इडाई क्या करता है, प्रिपेयर करता है लिस्ट ऑफ बिग इंश्योरेंस कंपनीज दैट आर टू बिग टू फेल. दे फील इट विल क्रिएट वेरी ग्रेट इकोनॉमिक डिस्ट्रेस फॉर इंडिया. तो इडाई उनको लेबल करता है डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स एंड इम्पोज सम एडिशनल रूल्स एंड मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन ऑन देम. लेटेस्ट लिस्ट क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. ठीक है. इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या होता है? प्रीमियम डिवाइडेड बाय जीडीपी. और इंश्योरेंस डेंसिटी कैसे निकाला जाता है? प्रीमियम डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन. ठीक है. तो ये दोनों आपको पता होनी चाहिए. अब हमारा इंश्योरेंस के बाद आता है पेंशन. पेंशन क्या होता है? बेसिकली पर्सन एलिजिबल टू रिसीव मंथली रुपी व्हेन ही रिटायर्स. हम रिटायर होने के बाद जो पैसा मिलता है हमें, एक फिक्स्ड अमाउंट या कैसा भी अमाउंट जो हमें मिलता है उसे बोल देते हैं पेंशन, जो बंदा एलिजिबल है. एंड व्हेन ही डाइज तो उनकी वाइफ को मिलता है. इज यूजुअली एलिजिबल टू रिसीव मंथली रुपी, और अगर वो भी मर जाती है तो ये स्कीम बंद हो जाती है. ईपीएफओ विच इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन 1951-52 में सेटअप हुआ था बाय ऑर्डिनेंस, और फिर बाद में एक एक्ट बन गया था. ठीक है. नोडल कौन है इसका? लेबर मिनिस्ट्री के अंदर आता है. ईपीएफओ इज गवर्न बाय 3 पार्टाइट सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी. कौन है वो 3 पार्टी? गवर्नमेंट, यूनियन, स्टेट. 15 नॉमिनीज होते हैं. एम्प्लॉयर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट 10 नॉमिनी, एम्प्लॉयज वर्कर 10 नॉमिनीज. ठीक है. अब बात करते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड. कैसे ये फंड के अंदर क्या क्या इसका कॉन्ट्रीब्यूट वो है कंपोजिशन. प्रिंसिपल प्लस कुछ इंटरेस्ट रिटर्न अपॉन रिटायरमेंट एज एंड डेथ. ठीक है. पार्शियल विड्रॉल अप टू X% अलाउड फॉर एजुकेशन, मैरिज, इलनेस एंड हाउस कंस्ट्रक्शन. बीच में हम पार्शियली विड्रॉ करा सकते हैं एजुकेशन, मैरिज, इलनेस और कोई भी हाउस कंस्ट्रक्ट कराने के लिए. ठीक है. या ओके. ईपीएफओ बेसिकली क्या वर्क, ईपीएफओ का कौन कौन मतलब किस किस के लिए कवर किया जाता है? परमानेंट एम्प्लॉइज, कैजुअल टेम्पररी एम्प्लॉइज को भी मिलता है. ईपीएफओ एक्ट इज नॉट अप्लाइड टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी विद लेस देन 50 वर्कर्स अगर सच कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, कोल और
एनी टाइप ऑफ पावर। ठीक है, तो ईपीएफओ एक्ट उन कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं अप्लाई तो होता जिसमें 50 से कम वर्कर्स हो एंड वो लोग पावर यूज नहीं कर रहे हो, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और कोल यूज नहीं कर रहे हो। ईपीएफओ सब्सक्राइबर वर्कर के पास यूएएन होता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है, जो चेंज नहीं होता है अगर वो चाहे एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चले जाए। पर ये नंबर जो होता है वो फिक्स रहता है उन ईपीएफओ सब्सक्राइबर के लिए, चाहे वो एक जॉब में दूसरी जॉब में भी चले जाए तब भी। ठीक है, फैक्ट्री ओनर एम्प्लॉयर हैज एलआईएन, जो फैक्ट्री के ओनर होते हैं, एम्प्लॉयर होते हैं, उनके पास एक लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो वो यूज करता है ईपीएफओ के डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय ऑन श्रम श्रम सुविधा वेब पोर्टल ऑफ लेबर मिनिस्ट्री। इस पोर्टल में जब ये अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट तो ये एक उनको नंबर उनके पास होता है। ठीक है, एक लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर। कौन से पोर्टल में? श्रम सुविधा वेब पोर्टल। तो ये पोर्टल किसके लिए है, किससे रिलेटेड है? ईपीएफओ से रिलेटेड है, पता होना चाहिए आपको। EPFO and ESIC transaction can be done through private and public sector banks, through Ministry of Electronics and Information Technology और उमंग ऐप which is Unified Mobile Application for New Age Governance। ठीक है, नेक्स्ट आता है ईपीएफ कम्यूटेशन 2020। तो ईपीएफओ एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम ईपीएस वर्कर गेट पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट एज 58 ईयर्स। ठीक है, इनको पेंशन मिल रही 58 ईयर्स के बाद। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना आउटडेटेड टॉपिक है तो इसको हमने स्किप कर दिया है पीडीएफ में से। आगे हम बात करते हैं पेंशन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड मिडिल क्लास। देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फ्रॉम 2004 और मिडिल क्लास फ्रॉम 2009 से इनको पेंशन मिलना शुरू हुई। 2004 में न्यू पेंशन स्कीम 2009 आई जिसको हमने रीनेम कर दिया नेशनल पेंशन सिस्टम। सब्सक्राइबर कौन है? जो वो लोग जो गवर्नमेंट सर्विस को ज्वाइन करते हैं 1 जनवरी 2004 के बाद, एक्सेप्ट आर्म फोर्स वालों को नहीं मिलता है, बट वो सारे लोग जो गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करते हैं उन सबको क्या मिलती है? पेंशन मिलती है इस स्कीम के अंदर, एनपीएस। मैकेनिज्म यही है, एम्प्लॉइज कौन कौन एम्प्लॉइज प्लस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन गोज टू एनपीएस ट्रस्ट। एम्प्लॉय का गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है ये कहाँ जाता है? एनपीएस ट्रस्ट में जाता है, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट में। अब मिडिल क्लास के लिए 2009 में तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला नेशनल पेंशन सिस्टम वाज मेड ओपन फॉर ऑल द सिटीजंस एंड एनआरआई विच इज एज बिटवीन 18 to 15 5 ऑन वॉलेंटरी बेसिस। आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो इसमें पैसा टिल द एज ऑफ 60 एज पर योर कैपेसिटी, इन्वेस्ट करो और उसके बाद आपको पेंशन मिलेगा आपकी जितना आपने पैसा जमा करा उस बेसिस पे। ये कमेटी बिठाई गई थी 2023 में, टीवी सोमनाथ कमेटी, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सेटअप की थी टू रिव्यू दी एनपीएस पेंशन स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड सजेस्ट एनी चेंजेस इफ नीडेड। तो ये जो जितनी भी कमिटीज है आप टेबल आई होप शुरू से बना रहे हो और इसको बनाते रहिए और इसको अपडेट करते रहिए। ठीक है, पेंशन फॉर पुअर पीपल विद कैपेसिटी टू इन्वेस्ट, अटल पेंशन योजना एपीवाई और एक है प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन। ठीक है, तो अटल पेंशन योजना बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज 2015 और ये वाली है बाय लेबर मिनिस्ट्री। ये 18 से 40 एज वाले लोगों के लिए, इंडियन सिटीजन विच इज रिजाइडिंग इन इंडिया, इंडिया वालों के लिए ये है। उन लोगों के लिए इनकम टैक्स जो पे करते हैं एनपीएस ईपीएसओ ईएसआईसी सब्सक्राइबर्स एंड नॉट एलिजिबल, सॉरी, ये है इनकम टैक्स पेयर एनपीएस ईपीएसओ ईएसआईसी सब्सक्राइबर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस। नो मिनिमम और मैक्सिमम टैक्स लिमिट, कोई भी इनकम लिमिट नहीं है इसमें, कोई भी मिनिमम मैक्सिमम इनकम नहीं चाहिए, कोई भी तरीके के लोग इसमें कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन में क्या है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जिनकी मंथली इनकम 15,000 तक हो वो सारे लोग इसके अंदर एलिजिबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है पेंशन 3 मनधन योजना। ये 3 आधा विजिबल नहीं है तो 3 मनधन योजनास। ठीक है, ये अब हम देख लेते हैं। 18 to 40 एज है, 55 से 200 रुपए की फीस है, पेंशन 60 at 60 इक्वल्स टू 3000, फैमिली पेंशन 1500 रुपए। ठीक है, एलआईसी फंड मैनेजर प्लस दिस मिनिस्ट्री को कॉन्ट्रीब्यूट्स हु। अब ये एक तरीके से एक टेबल है, बेसिस है ये। पहला हम देख लेते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन, अभी हमने पीछे भी देखी किसके अंदर आती है इसकी मिनिस्ट्री, लेबर मिनिस्ट्री। किसको दी जाती है? उन अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को जिनकी मंथली इनकम 15,000 से कम है, अभी हमने ऊपर भी देखा। दूसरा आता है पीएम लघु व्यापारी मनधन योजना जिसको हम एनपीएस ट्रेडर भी कहते हैं, ये भी लेबर मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ये उन ट्रेडर्स के लिए, उन शॉपकीपर्स के लिए है जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, बेस्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन जो उन्होंने बताया है। उससे अगर 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो उनके लिए ये है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना, ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आता है, उन छोटे छोटे मार्जिनल फार्मर्स के लिए जिनके पास 2 हेक्टेयर लैंड तक है, अप टू 2 हेक्टेयर लैंड। ठीक है, अब है पेंशन फॉर पुअर विदाउट कैपेसिटी टू इन्वेस्ट, वो था विद कैपेसिटी टू इन्वेस्ट, ये है विदाउट कैपेसिटी टू इन्वेस्ट। ठीक है, एनएसओएपी कंपोनेंट यूनियन और स्टेट। अब इसके अंदर कौन कौन से है? पहला है इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन, ये यूनियन गवर्नमेंट 200 से 500 है।
ठीक है, डिपेंडिंग ऑन हाउ ओल्ड, कितना ओल्ड हो उसके हिसाब से इसमें फीस लग रही है। स्टेट गवर्नमेंट में गिव एक्स्ट्रा रुपी एंड रीनेम इट। इंदिरा गांधी विडो पेंशन एज 40 ऑनवर्ड 300 से 500 मिलता है डिपेंडिंग ऑन हाउ ओल्ड। स्टेट गवर्नमेंट में गिव एक्स्ट्रा रुपी एंड रीनेम इट। इंदिरा गांधी डिसेबिलिटी पेंशन 18 से ऊपर के लोगों को मिलती है, विडो पेंशन की तरह ही है, सेम। ठीक है, और ये भी विडो पेंशन की तरह सेम है। विडो पेंशन यानी कि 300 से 500 डिपेंडिंग ऑन एज, एंड ये भी सेम है। नेशनल फैमिली बेनिफिट इंश्योरेंस, डेथ ऑफ ब्रेड विनर अगर हो जाती है तो 20,000 रुपए मिल जाते हैं एक बारी में। एग्जाम्पल गुज संकट मोचन, ये आपको एग्जाम्पल इसमें दे रखा है। नेशनल फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस में स्टेट वाइज जो दे रखा है, स्टेट के अंदर ऐसा होता है। अन्नपूर्णा 2001 यूनियन गवर्नमेंट, अगर हम स्टेट यूनियन के टर्म्स में बात करें, अगर बीपीएल सीनियर सिटीजन को दिया जा रहा है, इफ टू बीपीएल सीनियर सिटीजन नॉट रिसीविंग ओल्ड एज पेंशन, तो अगर उनको ओल्ड एज पेंशन नहीं मिल रही है तो उनको 10 kg ग्रेन पर मंथ फ्री में मिलेंगे। और यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है स्टेट में, ठीक है, स्टेट के केस में एप्लीकेबल नहीं, यूनियन के केस में एप्लीकेबल है। पेंशन के कुछ टाइप है। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, पेंशन जो डिपेंड करता है ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ शेयर मार्केट, ठीक है, एनपीएस, प्राइवेट पेंशन कंपनीज, इन्वेस्टमेंट प्लान्स। तो ये बेसिकली किस पे डिपेंड हो रहा है? शेयर मार्केट की परफॉर्मेंस पे। एक होता है, तो ये था डिफाइंड कंट्रीब्यूशन। एक है डिफाइंड बेनिफिट, कि पेंशन इज फिक्स्ड, डजंट मैटर व्हाट हैपेंस इन द शेयर मार्केट, कितना बेनिफिट आपको मिलेगा। एग्जांपल ईपीएस, ईपीएफओ स्कीम, ओपीएस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, अटल पेंशन स्कीम, श्रम योगी मनधन, एनएसओएपी जो भी हमने ऊपर देखे, ये सारे इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन, इंदिरा गांधी के जो भी प्रोग्राम्स हमने देखे, ये सारे के सारे जो है ना, ये सारे एनएसओएपी है। ठीक है, 2020 पीएम गरीब कल्याण सिंगल टाइम है, 1,000 रुपए टू पुअर सीनियर सिटीजन को दिया जाएगा, पुअर विडोज को दिया जाएगा और पुअर डिसेबल को दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है पीएफआरडीए, द पेंशन फंड रेगुलेटर, विच इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये 2003 में आया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू सेट अप दिस, 2013 में इसको स्टैचुटरी स्टेटस दिया। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ये वापस आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आईबीबीबीआई का भी हेडक्वार्टर का है, दिल्ली में है इसका भी। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है? एक चेयरमैन होता है, 5 और 65 एज, वही सेम चीज। 5 मेंबर्स होते हैं, इनका एज 562 है, 5 ईयर्स का टेन्योर है, एज 62, तो टोटल 6 लोग हो गए, और रीअपॉइंटमेंट यहाँ पे पॉसिबल है। फंक्शंस क्या है? इट इम्प्लीमेंट द नेशनल पेंशन सिस्टम, फंड मैनेजर सेलेक्ट करते हैं, रेगुलेट करते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट पेंशन फंड एक्सेप्ट ईपीएफओ, सीमेन, कोल माइनर्स, असम टी प्लांटेशन रिलेटेड पेंशन स्कीम, एज दे हैव देयर सेपरेट एक्ट मैकेनिज्म। तो ये सारे के सारे इसके फंक्शंस है। प्रोटेक्ट करता है क्लाइंट पेंशनर, प्रिस्क्राइब लिक्विडिटी, ऑडिटिंग, इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स फॉर पेंशन फंड, पावर ऑफ सिविल कोड, फाइनेंशियल अवेयरनेस जनरेशन थ्रू पेंशन संचय.org.in। ठीक है, ये एक लिंक है, इसकी वेबसाइट है, मतलब बेसिकली फॉर अवेयरनेस जनरेशन अराउंड पेंशन एंड रिटायरमेंट की अवेयरनेस और जनरेशन के रिटायरमेंट के जो भी अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए ये एक वेबसाइट है। पेंशन एफडीआई इज लिंक्ड विद इंश्योरेंस एफडीआई 49%, सो नॉट डिसाइडेड बाय पीएफआरडीए। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसके फंक्शन है, अब ये रीड ओनली कर सकते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, पेंशन, इंश्योरेंस एंड क्रेडिट फैसिलिटीज टू ईच सिटीजन, कि हर किसी को एक्सेस प्रोवाइड करना, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, पेंशन, इंश्योरेंस एंड क्रेडिट फैसिलिटीज, हर सिटीजन को एक्सेस प्रोवाइड कराना, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। सोशल सिक्योरिटी क्या होता है? वो सिस्टम है, पेमेंट एंड असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट टू सिटीजन हु आर इल, हैंडीकैप, पुअर, एज और अनएम्प्लॉयड। तो सोशल असिस्टेंस देना गवर्नमेंट के द्वारा टू हुम, उन लोगों को जो इल है, हैंडीकैप है, पुअर है, एज और अनएम्प्लॉयड, तो उसे बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना टू द सिटीजन्स। फाइनेंशियल इंक्लूजन, बैंक अकाउंट फॉर एवरीवन, एक बैंक अकाउंट फॉर एवरीवन आया। नेशनलाइज हो गया बैंक 1955, 69, 80 में। 1961 में डीआईसीडीसी एक्ट आया। 1966 में कोऑपरेटिव बैंक अंडर द आरबीआई एमपी। 1969 में लीड बैंक स्कीम, एससीबी, प्राइवेट और शेड्यूल कमर्शियल बैंक, प्राइवेट और पब्लिक, गिवन लीड रोल इन डिस्ट्रिक्ट में दिया। एंड दे आर प्रिपेयरिंग व्हाट दे प्रिपेयर्ड क्रेडिट प्लान विद सर्विस एरिया अप्रोच एंड कोऑर्डिनेट विद द एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट बैंक एंड एनबीएफसीज। ठीक है, ये सब चीजें बहुत ही जेनरिक है, इसको आप बस एक बार देख लीजिए है क्या। 1971 में स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी ने आई टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये कमेटी आई थी चेक करने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन की प्रोग्रेस। 1976 में रीजनल रूरल बैंक सेटअप हुआ इस एक्ट के थ्रू। 2006 में आरबीआई ने परमिट की बैंकिंग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट्स को। 2011 में गवर्नमेंट स्वाभिमान टू इंक्रीज बैंकिंग प्रेजेंस इन रूरल एरियाज। 2014 में जनधन योजना, एक नई प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स, बंधन और आईडीएफसी आया। आईडीएफसी फर्स्ट आपने सुना भी होगा इसका नाम। 2015 में स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक आए, जो कि पेमेंट बैंक सब पेटीएम पेमेंट बैंक तो जैसे बंद भी हो चुका है। ठीक है, समझ आया। इसके बाद आता है जनधन दर्शक ऐप, विच इज ऑन 2018 में जो आया। ये किसने डेवलप किया था? बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर्स।
ये हेल्प करता है लोगों को टू फाइंड द नियर बाय फाइनेंशियल टच पॉइंट, कि लोगों को हेल्प करे कि पता लग जाए कहाँ का बैंक की ब्रांचेस है, एटीएम्स है, पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, तो लोगों को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। इस ऐप के थ्रू पता लग जाता है कि तुम्हारे आसपास कहाँ पर है। ठीक है, 5 स्टार विलेज स्कीम बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट 2020 में जो आई, बाय मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। पोस्ट ऑफिस क्या करेगा, ज्यादा अवेयरनेस फैलाएंगे, एनरोल करेंगे मोर विलेजर्स इन द फॉलोइंग स्कीम। कौन कौन सी स्कीम? स्मॉल सेविंग स्कीम सच एज पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, नेशनल स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो ये सारी की सारी स्कीम की अवेयरनेस फैलाई अलग अलग विलेजेस, मतलब बहुत सारी जगहों पे। तो ये आई 5 स्टार विलेज स्कीम बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ठीक है, इंश्योरेंस स्कीम्स कौन कौन सी आई पोस्ट में? रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अकाउंट, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अकाउंट। तो ये सारी पोस्टल सर्विसेज के अंदर आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आता है संपूर्ण बिना ग्राम योजना 2017 में जो आई, बाय मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है मॉडल इंश्योरेंस विलेजेस MIV, विच इज प्रपोज्ड बाय एडाई। 2021 में प्रपोजल आया। ठीक है, फॉर मॉडल इंश्योरेंस विलेजेस। एडाई ने प्रपोज किया टू गिव कंप्लीट इंश्योरेंस कवरेज टू विलेज फॉर इट्स पीपल्स लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फार्म एंड क्रॉप इंश्योरेंस, एनिमल इंश्योरेंस, ट्रैक्टर इंश्योरेंस। ठीक है, तो लोगों को गांव में इंश्योरेंस प्रोवाइड करना अलग अलग तरीके का, उसके लिए क्या आया, मॉडल इंश्योरेंस विलेज, जो कि किसने प्रपोज किया था? IRDAI ने, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्रेडिट गारंटी ऑर्गेनाइजेशन। क्रेडिट गारंटी फंड देखेंगे और लोन्स कौन कौन से कवर्ड है। सिडबी प्लस गवर्नमेंट, तो CGF ट्रस्ट यानी कि क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड एंटरप्राइजेस। ठीक है, ये लोन्स दिया गया माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज को। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, कौन कौन सी, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज कौन है CGF के अंदर? नेशनल क्रेडिट कंपनी, ट्रस्टी कंपनी। और इसके अंदर कौन है, लोन्स कौन कौन से कवर्ड किए गए हैं? मुद्रा, ECLGS, स्टैंड अप इंडिया स्किल एंड एजुकेशन लोन अप टू 7.50 लाख इज बैक्ड बाय दीज ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है NCGTC। ठीक है, तो इसके अंदर क्रेडिट गारंटी फंड क्या है? क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MFIs। लोन कौन देता है? बाय माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन टू पुअर पीपल। नेक्स्ट है NCGCT, ये सेम चीजें है, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर स्किल डेवलपमेंट के लिए है ये, एंड लोन्स फॉर स्किल डेवलपमेंट। कॉमर्स मिनिस्ट्री, ये ऑर्गेनाइजेशन ने बेसिकली दो तरीके के क्रेडिट गारंटी फंड निकाले, जो है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MFI और एक है स्किल डेवलपमेंट के लिए। ये लोन्स देते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को और ये लोन देते हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन का ऑर्गेनाइजेशन आया कॉमर्स मिनिस्ट्री, जिसके अंदर कहाँ का कैसा फंड आया? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फंड। और एक किसको दिया जाता है लोन्स, इसके अंदर कौन से कवर किए जाते हैं? एक्सपोर्टर्स के लिए कवर किए जाते हैं। ठीक है, रिवाइज MSME क्लासिफिकेशन, कॉम्पोजिट क्राइटेरिया, इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर। क्लासिफिकेशन की हमने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के अंदर माइक्रो के अंदर कौन आता है? जो इन्वेस्ट कर रहे हैं 10 करोड़ 1 करोड़ से कम और टर्नओवर 5 करोड़ से कम का हो। स्मॉल के अंदर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं 10 करोड़ से कम और टर्नओवर 50 करोड़ से कम हो। इसके अंदर 50 करोड़ से कम इन्वेस्ट करे और टर्नओवर 250 करोड़ से कम के हो, तो वो होते हैं मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है MSME नॉन NPA बोरोवर, और उसके बाद आया ECLGS 1.0 वर्जन। तो कोरोना में जब लॉकडाउन लगा, MSME बिजनेस हर्ट हुए, लोन्स चाहिए थे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो उसके लिए आया इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ठीक है, एलिजिबिलिटी यही थी, MSME प्रीवियस आउटस्टैंडिंग लोन अकाउंट कांट बी मोर देन 25 करोड़ से ज्यादा पिछले साल का प्रीवियस आउटस्टैंडिंग लोन अकाउंट नहीं होना चाहिए, एंड इट कांट बी नॉट एन NPA नहीं होना चाहिए। न्यू एक्स्ट्रा लोन अमाउंट 20% ऑफ द आउटस्टैंडिंग लोन प्लस लोन टेन्योर 4 साल का था। ठीक है, नया जो लोन अमाउंट ले सकते थे 20% ले सकते थे अपने पुराने लोन का, और लोन का टेन्योर 4 साल था। MSME इक्विटी इन्फ्यूजन विया फंड ऑफ फंड, इक्विटी इन्फ्यूज करना विया फंड ऑफ फंड्स। तो गवर्नमेंट ने एक फंड ऑफ फंड सेटअप किया भी 10,000 रुपए करोड़ के साथ। ये फंड ऑफ फंड क्या करेगा? इन्वेस्ट करेंगे डॉटर फंड के अंदर, जो 40,000 रुपए करोड़ सप्लाई करेंगे इस फंड में से। ठीक है, तो टोटल 50,000 रुपए की इक्विटी फंडिंग होगी, किसको दी जाएगी? टू MSME सेक्टर्स को ये पैसा दिया जाएगा। तो इक्विटी इन्फ्यूज कर दी थ्रू फंड ऑफ फंड, फंड ऑफ फंड से ही फंड निकाल के दे दिया गया और इक्विटी इन्फ्यूज कर दी टू MSME सेक्टर्स। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके अंदर है शिशु लोन जो कि 50,000 तक दिए जाते हैं, फिर किशोर जो 50,000 से ज्यादा के अप टू 5 लाख तक दिए जाते हैं, और तरुण है 5 लाख से ज्यादा अप टू 10 लाख। तो ये 3 तरीके के इसमें एक लेबलिंग है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु जो 50,000 से कम है, किशोर जो 50,000 से 5 लाख, और तरुण जो 5 लाख से ऊपर और 10 लाख से कम। मुद्रा रुपे कार्ड,
एटीएम कम डेबिट कार्ड इशूड अगेंस्ट मुद्रा लोन अकाउंट, ठीक है। फॉर वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट कैन बी एक्सेस इन ऑल मोड्स लाइक अ रूटीन डेबिट कार्ड, एटीएम, माइक्रो कार्ड एंड पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस एंड ऑनलाइन, ठीक है। तो ये एक तरीके से एटीएम कम डेबिट कार्ड है जो मुद्रा लोन अकाउंट वालों को दिया जाता है वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट के लिए, और हर तरीके से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं जैसे अपने नॉर्मल डेबिट कार्ड को हम एक्सेस करते हैं। माइक्रो इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस पॉलिसी में भी लाइफ जनरल इंश्योरेंस विद अ वेरी लो प्रीमियम, ठीक है। वो इंश्योरेंस पॉलिसी जो लाइफ जनरल इंश्योरेंस जैसी है, बट इनका प्रीमियम बहुत कम होता है। जब छोटा सा सम हम इंश्योर कर रहे हैं अप टू 50,000 रुपए का, एंड टारगेट ऑडियंस भी गांव के लोग, गरीब लोग, फार्मर्स हैं, तो ये हो गया माइक्रो इंश्योरेंस। इट मे बी एन इंडिविजुअल ग्रुप बेस्ड इंश्योरेंस। इंटरमीडियरीज जैसे कि एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एमएफआई हेल्प करते हैं इन सेलिंग सच पॉलिसीज। पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट एक लोकल लैंग्वेजेस में डिजाइन किया जाता है। गिग वर्कर सोशल सिक्योरिटी कोड, इनफॉर्मल वर्कर्स जिनके पास कोई फॉर्मल जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है विद एम्प्लॉयर्स, जैसे कि डोमेस्टिक मेड, ब्रिक किन वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन लेबरर्स, चौकीदार, ढाबा कुक, वेटर्स, तो इनके पास एक फॉर्मल जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये गिग वर्कर्स होते हैं, इनफॉर्मल तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। गिग वर्कर्स उबर, टैक्सी ड्राइवर, अमेजॉन, जोमेटो डिलीवरी बॉयज, अर्बन क्लैब, ब्यूटिशियंस, प्लम्बर्स, एसी रिपेयरमैन, अन अकेडमी एजुकेटर्स, ये सारे के सारे फ्रीलांसर्स, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो स्टार्टअप ने हायर किया है, डिजिटल कंपनी हायर करती है एक शॉर्ट टर्म काम के लिए, इसको बोलते हैं गिग वर्कर्स। फाइनेंशियल इंक्लूजन, कस्टमर प्रोटेक्शन। कस्टमर प्रोटेक्शन कैसे दी जाती है? देखिए, अगर बैंक और एनबीएफसी की मैं बात करूं तो अंडर आरबीआई के अंडर है ये, ऑम्बड्समैन की तरह एक्ट करता है। बैंक, एनबीएफसी डिजिटल ट्रांजेक्शन का अंडर लोग कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। शेयर और बॉन्ड के लिए है तो सेबी के अंडर आता है। स्कोर्स पोर्टल है इसके लिए, अगर स्कोर पोर्टल सेबी के अंडर आ गया और सेबी अगर नहीं सुनता है तो कहाँ अपील कर सकते हैं? सैट सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर। इंश्योरेंस के केस में कस्टमर को प्रोटेक्शन कहाँ मिलती है? आईआरडीआई में, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन विया आरडीआई एक्ट 1999। ये मैटर सुनते हैं अप टू 30 लाख तक के। अगर 30 लाख से ऊपर के मैटर है तो कस्टमर कोई और कोर्ट में जा सकता है, और वो भी नहीं सुनते हैं तो इडाई के बाद वो सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं अपना केस को हियर कराने। पेंशन के केस में कस्टमर को प्रोटेक्शन कहाँ मिलती है? अगर ईपीएफओ के केस है देन इट्स इंटरनल मशीनरी, और अगर एनपीएस है तो एनएसडीएल, और एनएसडीएल नहीं जा रहे तो पीएफआरडीए। प्राइवेट सेक्टर पेंशन कंपनी स्कीम है तो पीएफआरडीए, और पीएफआरडीए नहीं सुनता है तो सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो ये इस तरीके से हायरिंग होता है। अगर ईपीएफओ के केस में है तो वो इंटरनली मैटर सॉल्व हो जाता है, और अगर एनपीएस का केस है तो एनएसडीएल सुनेंगे, और एनएसडीएल ने नहीं सुना तो पीएफआरडीए के पास जाएगा। प्राइवेट सेक्टर पेंशन कंपनी स्कीम है तो पीएफआरडीए लेगी सीधा सीधा, और अगर वो नहीं सुनती है तो सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं नेक्स्ट अपील के लिए, ठीक है। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन्स वेरियस रिपोर्ट्स बाय, कुछ कुछ रिपोर्ट्स है किस किसने दी। पहली रिपोर्ट है ग्लोबल माइक्रोस्कोप रिपोर्ट, इकोनॉमिस्ट मैगजीन, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। कौन कौन सी रिपोर्ट दी इन्होंने? इकोनॉमिस्ट मैगजीन, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, एकियन ग्लोबल एनजीओ एंड पार्टनर्स लाइक बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, मेटलाइफ फाउंडेशन एटसेट्रा, इन सबके थ्रू ये रिपोर्ट आई। नेक्स्ट है ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस, ये वर्ल्ड बैंक विद द हेल्प ऑफ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ठीक है। तो ये रिपोर्ट आई बाय वर्ल्ड बैंक, एक ये रिपोर्ट आई बाय द इकोनॉमिस्ट, दिस, ये सारे इन लोगों की मिला के एक रिपोर्ट आई। फिर है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, किसने दी? बाय मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट कनाडा। एक है इंडियाज गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, किसने दी? बाय इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आरबीआई ने लॉन्च किया 2021 में, किस चीज पे फोकस करता है? 3 पैरामीटर, एक्सेस, यूसेज एंड क्वालिटी ऑफ दी फाइनेंशियल सर्विसेज एक एरिया में। स्कोर मिलता है 0 से 100 के बीच में। 0% मतलब टोटल पथेटिक है, और अगर 100% है तो मतलब अच्छा फाइनेंशियल इंक्लूजन है। इंडिया का प्रेजेंटली जो स्कोर है 2023 के अकॉर्डिंग वो 60% है, ठीक है। और नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन आरबीआई ने निकाली। तो ये कुछ रिपोर्ट्स है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि काफी बार पूछा जाता है कि कौन सी रिपोर्ट्स किसने निकाली। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, दीज रिपोर्ट्स आर इंपॉर्टेंट। इसको आप वापस रिवाइज करना, टेबल फॉर्म में बना के इसको याद करने की कोशिश करिए, ठीक है। सो ये पिलर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा पिलर होगा वो नेक्स्ट पिलर हमारा है पिलर 2, स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से A1, ठीक है। तो पहला पार्ट हम कल देखेंगे। सो या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।